तो फिर वो सिमिटिडीन और रेनिटिडीन इसी में हेल्प करेगी, क्योंकि बेस आप ले लेके बार बार काम करेंगे तो बेस जैसे ही न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, वैसे ही हिस्टामिन और एसिड पैदा करवा देगा, क्योंकि हिस्टामिन एक तरह से बॉडी मतलब है एक पर्टिकुलर पीएच मेंटेन करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए वो पीएच 5 पे रखना चाहता है और आपने बेस दिया और पीएच हो गया 6.5 मान लेते हैं, तो वो फिर उसके अंदर और एसिड पैदा करवा देगा। तो इसलिए हिस्टामिन, अगर हिस्टामिन की वजह से प्रॉब्लम है तो सिमिटिडीन और रेनिटिडीन केस में बहुत हेल्पफुल होंगे। नहीं तो बेस देते रहेंगे और बार बार वो प्रॉब्लम आती रहेगी। इसलिए सिमिटिडीन रेनिटिडीन, वो जो बात पूछ रहा है सिमिटिडीन रेनिटिडीन कैसा होगा उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग को चैप्टर 16 स्टार्ट करना है, पर जब अभी और बच्चे आ रहे हैं उनको ज्वाइन कर लेना सबको। और आवाज बहुत धीमे आ रही है, कुछ वॉल्यूम से भी फर्क पड़ेगा। सर आ रही है। सर सही है। सर माइक को थोड़ा पास पकड़ लो। अब आ रहा, अब माइक थोड़ा सा होल्ड कर लिया पास में, ठीक है। जो एक्चुअल में क्या है कि एसिडिटी होने के भी बहुत से कारण है ना, तो उनमें से अगर हिस्टामिन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो सिमिटिडीन और रेनिटिडीन ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, तो अभी अभी 2-4 मिनट के अंदर हम, और स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू कैंसिल योर प्रेजेंटेशन, इसलिए स्क्रीन तो दिखाई रहे हम, ये क्यों आ रहा है? योर स्क्रीन इज स्टिल विजिबल टू अदर्स, क्लिक टू कैंसिल योर प्रेजेंटेशन। स्क्रीन पेज दिख रहा है ना? हेलो, पेज सर आपने प्रेजेंट का ऑप्शन हटा दिया सर, आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो इस समय, स्क्रीन तो दिख रही है पर प्रेजेंट नहीं कर रहे हो आप। हमें सर पिन करना पड़ रहा है। अच्छा रुक सर आपको प्रेजेंट दबाना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा पिन। रिज्यूम प्रिंट प्रेजेंटिंग हो रहा है, प्रेजेंट हो गया सर। यस सर। अब इसको फिर से क्वेश्चन को हो गया हमने एक नजर आप लोग क्वेश्चन पे मार लो, ताकि जल्दी जल्दी हम क्वेश्चंस करने के बाद 16 चैप्टर स्टार्ट करना है, क्योंकि ये ज्यादातर क्वेश्चन सबको आते ही होंगे, फिर भी एक नजर मार लेंगे ताकि किसी को किसी चीज पे कोई डाउट है तो वो कम हट जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पेज शो किया है, मैंने आज भेजा भी था आप लोगों को कि ये असाइनमेंट में आपको करना है। ज्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं और हम लोग ने ज्यादातर किए हुए हैं। सर बच्चे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। मेरे को बच्चे प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रियांशी चौहान। तो से मेरा वाला प्रेजेंटेशन हट जाएगा। हाँ सर, ऊपर वो हाँ आपको सर, परमिशन एक लेनी गाड़ी में पड़ेगी ना एक ही तब। तो उसको कुछ प्रेजेंट करना है तो कर दे। प्रियांशी क्या दिखाना है, दिखाओ बेटे, कोई चीज है प्रेजेंट करने के लिए? लगता है कुछ नहीं दिखाना सर, आप ही प्रेजेंट कर लो। सर कुछ नहीं दिखाना, बस टाइम पास है। वो अलग से दिखा देना हमें। चलो मैं रिज्यूम प्रेजेंट करता हूँ, मैं अपने पेज पे आ जाता हूँ वापस, ठीक है। अब जल्दी जल्दी से हम लोग जो टॉपिक हैं मेन डिस्कस कर लेते हैं। इसमें तो हार्ड वाटर में फर्स्ट क्वेश्चन से ही ले लेते हैं, कुछ बच्चों को ज्वाइन करवा दूं मैं, फिर फर्स्ट क्वेश्चन से ही ले लेते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लो एक नज़र, फिर मैं जरा सबको इंटर करा के फिर कराता हूँ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये वाला असाइनमेंट सलोनी ने देख लिया था, कैसा लगा? सर इजी था बहुत। नहीं वो तो टेस्ट तो इजी था, ये असाइनमेंट देख लिया था, ये जो असाइनमेंट मैंने भेजा है आज नहीं मॉर्निंग में। सर वो आज देखूंगी मैं। चलो वो मैंने प्रेजेंट कर रखा है, देखो इसको, पेज प्रेजेंट कर रखा है, इस पे देखो, फिर इसको इसको हटा के फिर हम लोग 16 इसको कंप्लीट करके। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, शिवांश आ गया। चलो, अरे कौन आ गया? स्टूडेंट सीधे आ देना यार। चलो व्हाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स का मालूम है आपको, मेडिसिन विदाउट डॉक्टर्स मालूम है, केमोथेरेपी में क्या कहोगे? सर जब केमिकल्स को हम क्योर को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। यस, इलनेस के लिए जब यूज करते हैं। हाँ, किसी डिजीज को क्योर करने के लिए जब केमिकल्स यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी। फोर्सेस का हो गया, डू ड्रग्स टू
नेम 2 drugs to cure depression. Phenelzine and iproniazid. फेनल्जीन एंड इप्रोनियाजिड, नाम याद रखने पड़ेंगे। 7th क्वेश्चन है, हाउ डू एंटीसेप्टिक डिफर फ्रॉम डिसइंफेक्टेंट्स? सर एंटीसेप्टिक को हम लगा सकते हैं टिश्यू पे और डिसइंफेक्टेंट को नहीं लगा सकते। या एंटीसेप्टिक लिविंग सेल्स पे लगा सकते हैं, ठीक है, स्किन पे, वुंड्स वगैरह पे लगा सकते हैं, बट नॉट द डिसइंफेक्टेंट, वो नॉन लिविंग पे यूज करते हैं। दोनों के एग्जांपल दे देंगे, ठीक है। हाँ, ठीक है, जैसे एंटीसेप्टिक में आपने सुप्रामाइसिन, डिटॉल एंड टिंक्चर ऑफ यूरासिन, हाँ, और उधर कह दिया आपने सल्फर डाइऑक्साइड इन लो कंसंट्रेशन, फिनॉल 1%, या फिर आप कह सकते हैं आयोडीन, क्लोरीन नहीं, आयोडीन नहीं, क्लोरीन 0.2 to 0.4 ppm। टिंक्चर ऑफ आयोडीन वो डिसइंफेक्टेंट्स में बता रहा हूँ मैं, डिसइंफेक्टेंट्स में, ठीक है। अच्छा ओके। तो ये जो चीजें हैं आपको मतलब है दो इनके वो डिफरेंसेस बताने थे, बता दिए। डिटॉल के मेन कंस्टिट्यूएंट्स क्लोरोक्सिलिनोल और टर्पेनॉल। क्लोरोजाइलिनॉल, हाँ, क्लोरोजाइलिनॉल एंड टर्पिनियोल हो गया। और फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड नेम कॉमनली यूज्ड 4 ऑफ देम। 3 तो घर के वही है, नमक हो गया, चीनी हो गया, ऑयल हो गया। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट हो गया। और उसके अलावा और हम अगर और चाहिए हो तो हम कह सकते हैं सॉल्ट्स ऑफ सॉर्बिक एसिड एंड प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स के एग्जांपल मालूम याद है किसी को? हाँ जी, सोडियम लॉरेल फॉस्फेट, सल्फेट, उसका है शायद नॉन बायोडिग्रेडेबल, शायद बायोडिग्रेडेबल है। सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, उसमें ब्रांचिंग कम है। हाँ सर, ब्रांचिंग डिपेंड है। हाँ, उसमें ब्रांचिंग कम है, तो सोडियम लॉरियल सल्फेट या डोडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट ये जो है कम ब्रांचिंग वाला है। और इसमें क्या कहोगे नॉन बायोडिग्रेडेबल में? सिटाइल ट्राइमिथाइल, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड भी कह सकते हैं। इसके अलावा जिनमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है, तो जैसे अब हम ये भी कह सकते हैं कि 2,4,6 है ना, और हेक्साइल 2,4,6 ऑक्साइल बेंजीन सल्फोनेट भी हो सकता है, ठीक है। 8 कार्बन वाला लगा है बेंजीन के ऊपर, तो उसमें हम कह सकते हैं 2,4,6 ऑक्साइल ट्राइमिथाइल ऑक्साइल बेंजीन सल्फोनेट। तो जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होगी वो नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाएगा, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सर जो इनका फिट का पड़ता है। हाँ जी बोलिए। सर जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स है, जैसे उसमें एग्जांपल है लिक्विड डिश का, लिक्विड डिश वॉशिंग डिटर्जेंट्स का। हाँ तो फिर वो किस में आएगा? बायोडिग्रेडेबल में आएगा? हाँ, वो तो बायोडिग्रेडेबल है क्योंकि उसमें ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है ओके सर। 23rd में कह रहा व्हाट आर एंटीपायरेटिक्स, इसमें क्या कहेंगे? सर जो फीवर को कम करने के लिए केमिकल्स यूज होते हैं। हाँ, मेडिसिन्स व्हिच आर यूज्ड टू डिक्रीज द टेम्परेचर या फीवर, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे 22nd में? नेम 2 नार्कोटिक्स व्हिच आर यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। सर एस्पिरिन और पैरासिटामोल, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन, मॉर्फिन एंड कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन, कोडीन ये नार्कोटिक में, वो तो एस्पिरिन और पैरासीटामोल तो नॉन नार्कोटिक, ठीक है। चलिए 26 क्वेश्चन, व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स। इसमें क्या लिखेंगे? BHT एंड BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोल्यूइन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिसोल, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये भी पूछा है व्हाट आर एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं जरा बताइए। सर जो हमारी सर जो फैट के ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं।
एंटीऑक्सीडेंट्स का पर्पस होता है टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड एंड दस फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। ठीक है, तो ये खुद ऑक्सीडाइज होके औरों को ऑक्सीडाइज होने, फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ज़्यादातर जो ऑयली चीज़ें हैं या फैट्स वाली चीज़ें हैं ऑक्सीडाइज होकर ख़राब हो जाते हैं, तो उनके लिए है बोतलबंद चीज़ें जो हैं जिनको ऑक्सीडाइज होने से ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो उनमें डाल दिया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। बिटवीन NaHCO3 एंड MgOH होल ट्वाइस विच इज बेटर एंटी एसिड एंड वाई? इन दोनों में कौन बेटर एंटी एसिड है? MgOH2। MgOH होल ट्वाइस क्यों? मोर आयंस, है जी, मोर आयंस तो ज्यादा बेसिक है। MgOH होल ट्वाइस वाला बेटर क्यों है? वो इनसोल्यूबल है। वो न्यूट्रलिटी के अबव पीएच बढ़ाता ही नहीं है, क्योंकि उसकी सॉल्युबिलिटी कम है। MgOH होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी कम है, कम OH आयंस देगा, तो बहुत ज़्यादा एसिडिक, मतलब एसिडिक को तो न्यूट्रल कर देगा पर ज़्यादा बेस की ओर नहीं ले जाएगा। ठीक है, हमारे स्टमक में तो वैसे तो मीडियम एसिडिक ही रहना चाहिए, ऐसा भी हमको नहीं चाहिए कि ऐसा चीज़ खा लें कि वहाँ पे पीएच बेसिक रहने लगे, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं एसिडिक मीडियम में ही काम करते हैं, तो वो स्टमक में ही काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है 29th, why the cleansing action of detergents is not affected by hard water? सर वो स्कम फॉर्म नहीं करते ना, यस सर, मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम जल्दी बनाता है बाइकार्बोनेट, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के साथ वो रिएक्ट करने के बावजूद भी स्कम नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो सॉल्युबल होते हैं, और उसमें जो है सोप के केस में स्कम बन जाता है, वो कपड़ों में चिपक जाता है, क्लेंजिंग कम होती है, सोप ज्यादा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है 33rd, pick the odd one out from equanil, seconal, bitonal and luminal. बिथेनॉल नल एंटीसेप्टिक है सर, बाकी सारे बारबिचुरेट्स है ना। बाकी सबको हम कह सकते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स है। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स कह सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट हम देख लें क्या है, और तो असर्शन रीजनिंग वाले हैं वो देख लिएगा, आपको भेजी दी है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। 43rd क्वेश्चन, रेनिटोडीन क्या है? एंटीहिस्टामाइन। चलो ठीक है, प्यूरासिन एंटीसेप्टिक। और फिनलजीन ट्रैंक्विलाइजर। हाँ, ट्रैंक्विलाइजर। क्लोरम्फेनिकॉल एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यहाँ तो एंटीबायोटिक लिखा होगा तो एंटीबायोटिक लिखते हैं। ठीक है, हाँ एंटीबायोटिक। सुटेबल एग्जांपल्स एंड यूजेस आल्सो। ठीक है, आयनिक नॉन आयनिक कर लेंगे। चलो ठीक है, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपने 16। सर एक बार 44th वाला बता दो। सर हाँ 44 बता दो सर एक बार। क्या क्वेश्चन है, बोलो। सर वो कैटायनिक डिटर्जेंट, आयनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक। तो इसमें हमने बताया तो था, कैटायनिक डिटर्जेंट में सिटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है, एनायनिक के अंदर आपको बताया था डोडेकाइल है, और नॉन आयनिक में स्टेरिक एसिड प्लस इथाइलिन पॉलीथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट करके जो बनेगा वो नॉन आयनिक है। ये तो रटने पड़ेंगे नाम तो। सर एग्जांपल्स बता दो एक बार। वही एग्जांपल ही तो बताए तीनों के एग्जांपल ही तो बताए अभी। सर मैं वो क्लास अटेंड नहीं कर पाया था, इसलिए पूछ रहा था। इसमें आप एनसीईआरटी से पढ़ के ना इसके क्वेश्चंस करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या चीजें याद रखनी है, क्या चीज इम्पोर्टेंट है। अब हम आ रहे हैं अगले चैप्टर, अगले 16 चैप्टर को हम लोग को करना है सर। 15। हाँ जी, एडिंग पॉलीमर्स पे आ गया। बोलो क्या कह रहा है।
मन क्या बोल रहा है? सर थोड़ी सी आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। आवाज अभी तो माइक को हम पकड़ देंगे पास। हाँ जी, सर स्क्रीन आ गई क्या? स्क्रीन पे पेज नहीं शेयर हो रहा है? तो वही नहीं पुराना सर, वाला ही सर है। वो पुराना वाला हो रहा है। पुराना हो रहा है, नया नहीं हुआ है अभी करना। पुराना ही हो रहा है, इसको हटाता हूँ पहले, पुराने वाले को हटाऊँ तब आएगा नया। ठीक है, प्रेजेंट नाउ। सर स्क्रीन शेयर बंद हो गया। हाँ अभी शेयर कर रहा हूँ मैं। अब शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो गया? पॉलीमर सर यस सर। हो गया सर। चलो पॉलीमर्स में पॉलीमर्स को अगर डिफाइन करने को कहेंगे तो दे आर हाई मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग हो रही है। स्ट्रक्चरल यूनिट्स derived फ्रॉम सिंपल यूनिट्स या सिंपल मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई एग्जांपल आप दीजिए आपकी डेली लाइफ में, कोई पॉलीमर है जो आप पॉलीथीन। पॉलीथीन, नायलॉन 6 नायलॉन 6 पॉली पेंट्स, बैकलाइट प्लास्टिक, नायलॉन रबर रबर पॉलीमर है या नहीं है? यस सर यस सर है। यस सर अच्छा, रबर कितने तरह के हैं? सर नेचुरल वल्केनाइज्ड, दो तरह के रबर हैं, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। ठीक है, यस सर जो वल्कनाइज्ड रबर है वो नेचुरल रबर या सिंथेटिक रबर को जब हम खास तौर से नेचुरल में सल्फर के सल्फर के साथ हाँ। जब हीटिंग कर देते हैं तो उसको वल्कनाइज्ड रबर कह देते हैं। तो वो एक तरह से नेचुरल को ही करेक्शन कर रहे हैं या उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया है। पर इन जनरल देखा जाए तो दो तरह के रबर हैं, एक नेचुरल है और एक सिंथेटिक रबर है। अब ये जो पॉलीमर्स हैं ये हमारी लाइफ में बहुत यूज हो रहे हैं या कम यूज हो रहे हैं? सर बहुत यूज हो रहे हैं। हो रहे हैं। बहुत यूज हो रहे हैं। बहुत यूज क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? सर एक तो सर ये बहुत सारे मोनोमर्स मिलके क्या कहते हैं पॉलीमर्स बना देते हैं। इससे हमें क्या उनकी लेना? प्रॉपर्टी एनहांस हो जाती है। कॉमन आदमी को क्या लेना कि बहुत सारे मोनोमर्स मिला के पॉलीमर बनाए, उनको क्या करना? सर हमारे काम आसान हो जाते हैं। सर वो बहुत ड्यूरेबल होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं। ड्यूरेबल होते हैं, सस्ते होते हैं। यस, सलोनी क्या कह रही थी? सलोनी सर हमारे बहुत काम आते हैं। अच्छा, सर मैं वही बोल रही थी कि हमारे बहुत काम आता है, काम आसान हो जाता है इससे। बहुत काम आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। निखिल कह रहा है मोर स्ट्रेंथ होती है, काफी स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, लगभग हर जगह हम इनका यूज करते हैं। हाँ बहुत मैक्सिमम चीजें हमारे घर में या मार्केट में वाइडली यूज होते हैं ना। हाँ, तो बहुत वाइडली यूज होते हैं। अब इनके साथ बस प्रॉब्लम क्या है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर होते हैं तो पॉल्यूशन बहुत करते हैं। ठीक है, इसीलिए बीच में बैन भी कर दिया गया था, बट अभी फिर से स्टार्ट कर दिया गया कि क्योंकि इसका कोई अभी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो इसलिए इसको फिर से ऑन कर दिया गया है मामले को। एनीवे, वैसे तो अब रिसाइकल पॉलीथीन आने लगी है ना। रिसाइकल्ड पॉलीथीन आती तो है, बट एक्चुअली क्या है कि हमारे यहाँ डिस्पोजल बहुत अच्छा नहीं है। अगर हम प्रॉपर मैनर में डिस्पोज करें, होता क्या है कि हम जो साइक्लेबल चीज़ें हैं और जो नॉन साइक्लेबल हैं उनको मिक्स कर देते हैं। इसके अलावा बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल को मिक्स कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, उसके सेपरेशन को फिर उसको बाद में रिसाइकिल करने में दिक्कत आती है। तो प्रॉपर मैनर में डिस्पोजल ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम आ रही है। और जो रिसाइकल्ड वाला जो होता है वो खाने में हम नहीं यूज़ कर सकते। खाने वाले के लिए हमें एकदम बढ़िया वाली क्वालिटी चाहिए होती, तो वो रिसाइकिल वाले में अगर उसको अलग से ही रिसाइकिल करा जाए तो सही है, अदरवाइज प्रॉब्लम है उसके साथ अभी। रिसाइकल वाले भी 2-3 बार यूज हो सकते हैं। हाँ, रिसाइकल्ड वाले फिर वो डिपेंड करता है फिर किस यूज़ में हम कर सकते हैं। अब जो क्वालिटी लो हो जाती है क्या? हाँ, क्वालिटी लो हो जाती है क्योंकि एक बार जैसे यूज़ करने के बाद वो गंदा भी हो जाता है ना बहुत सा। अब आपने मान लीजिए पन्नी यूज़ करके फेंक दी तो गंदी हो गई, अब वहाँ पे तो कौन बैठ के धोएगा उसको बहुत अच्छी तरह से। फिर उसको ऐसे ही प्रॉपर मैनर में बहुत
बहुत अच्छी तरह से तो उसको वो नहीं कर पाते हैं, और फिर उसको रिसाइकिल करते हैं हीट करके, तो उसके अंदर सर रिसाइकल वाली जो होती है उसमें अलग मटेरियल वाले होते हैं। रिसाइकिल वाले में अलग मटेरियल नहीं होता है, एक्चुअल में जो पहले आपने यूज़ किया उसको जब हम रिसाइकिल करते हैं तो उसकी क्वालिटी थोड़ी डाउन हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी इम्प्योरिटीज आ जाती हैं कि वो हमारे लिए बहुत अच्छी नहीं है, तो रिसाइकल्ड वाली खाने के पर्पस में कहीं नहीं यूज़ करते हम लोग, ठीक है। और केमिकल्स की मदद से वापस थोड़ा सा बस चेंज कर देते हैं ना, केमिकल्स यूज़ करके साफ कर लिया, कुछ चीज़ें, कुछ थोड़ा सा कलर वलर भी मिला देते हैं, कुछ चीज़ें और उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए मिला देते हैं, बट वो उनका लेवल उतना अच्छा नहीं रहता है, उनकी क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है। अब जो पॉलीमर्स जो हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर इन्होंने इसको अलग अलग टाइप से बांटा भी है, बाद में अभी देखेंगे हम लोग। और होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या डिफरेंस है, कोई बताए? सर जो होमोपॉलीमर होते हैं जो सेम सर वो एक ही टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। हर्ष 2 मिनट और हेटेरो अलग अलग। एक एक करके बोलो भाई, सब एक साथ। सर जो सेम रिपीटिंग मोनोमर से बनके जो पॉलीमर बनता है वो होमोपॉलीमर्स होते हैं। जो अलग अलग रिपीटिंग यूनिट से बनके जो पॉलीमर बनता है उसे बोलते हैं कोपॉलीमर। उसका एग्जांपल दीजिए, दोनों का एक एक एग्जांपल दीजिए। सर होमोपॉलीमर का पॉलीथीन और कोपॉलीमर का नायलॉन 66। ठीक है, ठीक है ना। जो पॉलीथीन में मोनोमर है इथीन, बार बार इथीन ही इथीन जुड़ रही है तो बन जाता है पॉलीथीन, ठीक है। और नायलॉन 66 के अंदर दो अलग अलग मोनोमर्स हैं। हाँ जी, कोई बताएगा नायलॉन 66 में दो मोनोमर? हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड। हाँ, दो हैं, हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड, ठीक है। ऐसे ही ब्यूना एन में क्या क्या है, कोई बता सकता है? ब्यूना एन में क्या क्या चीजें, वो भी कोपॉलीमर है कि होमोपॉलीमर है? कोपॉलीमर है। कोपॉलीमर है। हर्ष को बताना उसके मोनोमर्स क्या क्या है। एक्रोनाइट्राइल है, एक्रोनाइट्राइल है एक तो। 1,3 ब्यूटाडीन। सर 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टेरिक एसिड। स्टेरिक एसिड नहीं है, स्टायरीन है, ध्यान दीजिए। ये स्टायरीन। इसमें ब्यूना एस में ब्यूटाडाइन, सर आपने ब्यूटाडाइन और स्टायरीन है ब्यूना एस में। ब्यूना एन में जाओगे तो एक्रोलोनाइट्राइल है और स्टायरीन एंड एक्रोलोनाइट्राइल है, और उसके केस में स्टायरीन और ब्यूटाडाइन है ब्यूना एस में। सर इसमें 1,3 ब्यूटाडाइन नहीं आता ब्यूना एन में। वो ब्यूटाडाइन जब बोला जाता है तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग जब होमोपॉलीमर्स और कोपॉलीमर्स में डिवाइड कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि मोनोमर्स कैसे हैं। अगर मोनोमर सेम मोनोमर बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको हम होमोपॉलीमर कह रहे हैं, और कोपॉलीमर में मोनोमर्स 2 हो या 3 हो तो उसको हम कोपॉलीमर कहते हैं, ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि जो इनके एग्जाम्पल भी दे दिए दोनों के, ठीक है। इथीन का पॉलीमराइजेशन कर दिया, पॉलीथीन बन गया तो होमोपॉलीमर है। तो होमोपॉलीमर में इन्होंने और बता दिए हैं कि पॉलीप्रोपीन है, प्रोपीन से बनती है। पॉलीविनाइल क्लोराइड विनाइल क्लोराइड से बनेगी। नियोप्रीन में क्या होता है भाई, कोई बताए? सर शायद आइसोप्रीन से बनता है। हाँ, नियोप्रीन जो है आइसोप्रीन से बनता है। और आइसोप्रीन किसका मोनोमर है? नेचुरल रबर का। हाँ, तो फिर और उसका जो सिंथेटिक रबर है उसका कौन है? नियोप्रीन होगा। नियोप्रीन है उसका तो। हाँ, सिंथेटिक रबर के दोनों अलग अलग है। पॉलीमर का नाम नियोप्रीन है, उसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन, और नेचुरल वाले का है आइसोप्रीन। तो वो भी हम लोग जब रबर में आएंगे तो आपको बस खाली इतना ध्यान रखना है कि नियोप्रीन जो है इट इज ए सिंथेटिक रबर एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन क्या है बात समझ लीजिए।
सेकंड कार्बन के ऊपर क्लोरीन लगा है ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन है, तो उसके सेकंड कार्बन पे अगर क्लोरीन लगा है तो हम उसको कहेंगे 2 क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइन। तो ये जो नियोप्रीन है इट इज द सिंथेटिक रबर, ठीक है। और टेफ्लॉन जो है इसका मोनोमर क्या है टेफ्लॉन? टेट्राफ्लोरोइथीन। CF2 हाँ, CF2 CF2 डबल टेट्राफ्लोरोथीन। टेट्राफ्लोरोइथीन कहते हैं। अब जो बच्चे, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि इनको नाम मालूम है हमें नहीं मालूम है, उसका कारण ये है कि इनके स्कूलों में करा दिया गया, इनको मालूम है। तो जिनको नहीं मालूम है परेशान ना हो, मेरे क्योंकि स्कूल में नहीं कराया। हाँ सर मेरे बहुत स्कूल में कराया, लेकिन ये सब नहीं बताया, मतलब किस मोनोमर से बने ये सब नहीं बताया। वही तो मेरे क्वेश्चन स्कूल पूछा में तो जाएगा नहीं एनसीईआरटी से। कराया, हाँ मेरे स्कूल में नहीं कराया, पर मैं ओके घर भी पढ़ता हूँ पहले। हाँ, यस, सबसे बढ़िया काम यही है कि पहले चैप्टर को आप खुद अयान पढ़ें घर में, और बाद में फिर जब इसको हम क्लास में कराएंगे तो आपकी बहुत सी डाउट्स और बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और तीसरी बार जब रिवाइज करेंगे आप तो फिर चैप्टर पक्का हो जाएगा। जो समझदार हैं वो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, जल्दी हमारे पढ़ाने से पहले भी पढ़ते हैं और पढ़ाने के बाद भी पढ़ते हैं, साथ में भी पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में ही आपको सारा बेस मिल जाएगा कॉम्पिटिशन्स का भी और इसका भी। बट क्वेश्चन फिर आपको प्रैक्टिस करने पड़ते हैं, ठीक है। अब कोपॉलीमर्स में इन्होंने बताया है कि इसमें रिपीटिंग यूनिट डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जांपल इसमें हमने नायलॉन 6,6 दे दिया। रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट नायलॉन 6,6 के हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड है, ये दिखा रखा है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है हेक्सामिथाइलिन डायमीन में 6 कार्बन वाला है CH2 और दो तरफ इसके NH2 लगा है। तो इसको हम अगर IUPAC नेम लेंगे तो क्या नाम देंगे बताओ कोई? हेक्सामिथाइलिन डायमीन को IUPAC नेम दे तो क्या देंगे? है जी, किसी को नहीं मालूम पड़ रहा? सर 1,1 क्या ये? अच्छा सर खोल के लिखना पड़ेगा, एक सेकंड सर। हाँ जी, अयान कहाँ खो रहा है? सर 1,6, सर 1,6 डाई अमाइन, जैसे और वो 6 का 1,6 डाई आया अमाइन हेक्सेन। अरे भाई, हेक्सेन हेक्सेन 1,6 डायमाइन। हाँ, आपको जो नाम लेना है पेरेंट नेम, मतलब है जो फंक्शनल ग्रुप नेम है, अमीन इसमें फंक्शनल ग्रुप नेम है तो वो बाद में लोगे, पहले कैसे ले रहे हो? हेक्सेन 1,6 डायमीन नाम आएगा, एक यस सर। NH2 फर्स्ट कार्बन हाँ पे लगा है, एक 6 कार्बन पे लगा है, तो पेरेंट नेम मतलब है जो फंक्शनल ग्रुप नाम है वो तो पीछे आएगा, अमीन नाम है, तो हेक्सेन 1,6 डायमीन। और इसका जो एडिपिक एसिड का IUPAC नेम क्या लेंगे? कितने जने बैठे हैं, किसी को मालूम ही नहीं पड़ रहा है? ब्यूटेन 1,4 और 1,4 डायोइक एसिड। डायोइक एसिड। डायोइक कैसे कह दोगे भैया, उसका कार्बन तो गिन नहीं रहे हो, ब्यूटेन कह रहे हो, हेक्सेन तो कह नहीं रहे हो। अच्छा, डाइकार्बोक्सिलिक। हेक्सेन 1,6 आपको डायोइक। हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड हाँ सर, कहोगे। हेक्सेन ही बोल रहा हूँ। हाँ, ब्यूटेन नहीं, हेक्सेन 1,6 डायोइक एसिड। हाँ सर, भूल गया था। हाँ, अगर कॉमन नेम नहीं याद है तो आप IUPAC सर इनके मोनोमर से याद करने हैं, पूरी पूरी रिएक्शन भी रखनी पड़ेगी। मोनोमर्स आपको याद होने चाहिए, अगर रिएक्शन याद है तो ठीक है, बट रिएक्शन तो नहीं पूछते हैं, वो मोनोमर्स ही पूछते हैं। पर आपको मोनोमर्स के साथ हम लोग रिएक्शन करके दिखा देते हैं ताकि आपको याद रह पाए। अब इसमें हेक्सामिथाइलिन डायमीन का NH2 का H हट जाएगा और जो एडिपिक एसिड का OH हट जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो NH और CO का बॉन्ड जो बन गया, तो ये बन गया नायलॉन 6,6। अब क्वेश्चन एक जगह पूछा गया है कि नायलॉन 6 और नायलॉन 6,6 में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नायलॉन 6 एंड नायलॉन 6,6? सर इसमें शायद अमाइड लिंकेज होता है और उसमें कुछ होता है। सर इधर भी हेक्सेन है एंड सर भी दोनों मोनोमर्स में 6 है, दैट्स व्हाई। अरे इसमें 6,6 लिख रहे हो, वहां केवल 6 लिख रहे हो, यही तो डिफरेंस पूछ रहा हूँ मैं, क्यों ऐसा कर रहे हो?
इसके दोनों मोनोमर्स में 6 होता है, उसमें सिर्फ एक ही मोनोमर में 6 होता है और दिया जाता है। यही आंसर है। इसके अंदर 2 मोनोमर्स हैं और दोनों में 6 कार्बन है, और नायलॉन 6 में केवल एक ही है, कैप्रोलैक्टम होता है, उसमें 6 कार्बन होते हैं, एक ही मोनोमर सर लगता इसमें है। जी कैप्रोलैक्टम लेते हैं। हाँ सर मैंने गलत बोला था। उसमें आपको ये कहना था कि इसमें 2 मोनोमर हैं, दोनों मोनोमर में 6 कार्बन है, उसमें केवल एक ही मोनोमर है, एक ही कार्बन, और उसमें 6 कार्बन है, ये बात कहनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस सर। और क्या इन्होंने दिया है? ये तो हो गया नायलॉन 6 का। अब इनका जो पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन कई तरह से है, इन्होंने ये 5 तरीकों से क्लासिफिकेशन कर रखा है बेस्ड अपॉन द सोर्स में क्या क्या क्लासिफिकेशन हो सकता सर 3 तरीके के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल होते हैं, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक। नेचुरल वाले जो नेचर में मिल रहे हैं, ह्यूमन बींग्स में मिल रहे हैं, एनिमल्स में मिल रहे हैं, प्लांट्स में मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में प्रोटीन्स हैं, सेल्यूलोज है, स्टार्च है, ये सब चीज़ें जो हैं, या प्लांट्स में भी हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं दे आर नेचुरल। और सिंथेटिक के अंदर आपके प्रोपेलिन, प्रोपीन वगैरह ये सब जितने हैं, ये सब सिंथेटिक है। और सेमी सिंथेटिक में क्या लोगे? सेलुलोज डाइएसिटेट, रेयन, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोज डाइएसिटेट, सेलुलोज एसिटेट। सेल्यूलोज हमें नेचर में मिल रहा है, उसके अंदर जब हम चेंजेस करके सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट बना रहे हैं, तो वो उनको हम सेमी सिंथेटिक, जब नेचुरल वाले में कुछ चेंजेस करके इम्प्रूव करके बनाते हैं तो उनको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि व्हाट आर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो किस सोर्स से मिल रहे हैं उसके बेसिस पे। नेचुरल पॉलीमर्स आर फाउंड इन नेचर, in animals, plants, etc., protein, cellulose, starch, resin, rubber, natural rubber भी। Semi-synthetic, these are mostly derived from naturally occurring polymers। और जो naturally occurring polymers हैं और उनमें कुछ chemical modification कर देते हैं, तो वो फिर उनको हम semi-synthetic polymers कह रहे हैं। Example cellulose acetate, रेन जो है ये artificial रेन है, natural रेन नहीं है, and cellulose nitrate है। और नेचुरल रबर को वल्कनाइज कर देते हैं जब सल्फर के साथ हीट करके, तो उसको वल्कनाइज रबर कहते हैं। और वल्कनाइज मतलब वल्कनाइज्ड, जब जो नेचुरल रबर होता है ना वो सॉफ्ट होता है, उसको हार्ड करने के लिए सल्फर डाल के उसको जब हीट कर देते हैं तो वो बहुत हार्ड हो जाता है, तो उसको वल्कनाइज्ड रबर कहते हैं। सिंथेटिक पॉलीमर्स में आपके जो मैन मेड हैं। हाँ बोलिए सर। जैसे क्लोथ्स में हम पॉलीमर्स, हमने भी जैसे पढ़ा नायलॉन, रेयन, तो ये क्लोथ्स ही हैं, तो क्लोथ्स में जब हम पॉलीमर्स यूज करते हैं तो हार्मफुल नहीं हो सकता बॉडी के लिए? एक्चुअल में क्या है कि इनकी नुकसान ये है कि ये हवा कम पास होने देते हैं बॉडी में। अगर आप रेन कोट पहन लो तो बॉडी में हवा बहुत कम पास होगी, बट एक्चुअल क्या है कि हम लोग जो बनाते हैं कपड़े इनसे, तो इनके अंदर कोशिश ये करते हैं कि हवा पास हो सके, फ्लफी हो, सॉफ्ट हो, मतलब है नेचुरल जो पॉलीमर्स हैं, जो रुई वगैरह से बनने वाले कपड़े हैं, कुछ उनसे मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ उसमें आ सके, कोशिश करते हैं। 100% तो नहीं आ पाती, बट बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हम इम्प्रूव करना चाहते हैं। बट ये नेचुरल फाइबर्स के बराबर की तो इनके अंदर अच्छाइयाँ नहीं हैं, बट कुछ चीज़ों में ये नेचुरल फाइबर से बेटर भी हैं। नेचुरल जैसे फाइबर्स हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, सूती कपड़े जल्दी फट जाते हैं, चमक कम हो जाती है, उनको बार बार मतलब प्रेस करना पड़ता है, उनको वियर एंड टियर उनकी कम होती है। बट इनके जो बनते हैं नायलॉन वगैरह के कपड़े, वो काफ़ी दिन तक चलते हैं, जल्दी साफ़ हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। इनके साथ कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, बट हमको बनाने क्यों पड़े? कोई बता सकता है कि हमने सिंथेटिक पॉलीमर्स को कपड़ों में यूज़ क्यों कर रहे हैं हम? सर ताकि मतलब जो नेचुरल फाइबर्स हैं उनकी कमी ना होए। सर स्ट्रेंथ अच्छी होती है और ड्यूरेबल होते हैं।
और अलग एक्चुअली अलग क्या फील्ड्स है में यूज कि करने के लिए डिफरेंट कपड़े मतलब। एक्चुअली क्या है कि पॉपुलेशन बहुत जोरों से बढ़ रही है और उस हिसाब से नेचुरल फाइबर्स हम नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, लैंड भी कम हो रहा है, ठीक है। तो हमें फिर आर्टिफिशियल फाइबर्स पे आना पड़ा। तो ये सब नायलॉन वगैरह, टेरिलीन वगैरह, ये सब यूज़ करने का पर्पज ही यही है कि नेचुरल फाइबर्स हमारे को इतने मतलब है पेड़ों से मिल नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात ये भी है कि ये बहुत सस्ते हैं, नेचुरल वाले से बड़े सस्ते हैं और ड्यूरेबल बहुत है इनके कपड़े, काफ़ी दिन तक चलते हैं। और कुछ अच्छाइयाँ हैं इनके, बट हालांकि ठंडे इलाकों के लोगों के लिए तो ठीक है, पर हमारे इलाकों के लिए ज़्यादा, जो गर्म इलाके हैं उनके लिए इतने अच्छे नहीं हैं। फिर भी इनके अंदर प्रॉपर्टीज इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है कि इनका हम बेटर से बेस्ट यूज़ कर सकें, ठीक है। अब इन्होंने जो सिंथेटिक में दिए पॉलीथीन, पीवीसी, नायलॉन, टेफ्लॉन, एक्रिलाइट, टेरिलीन, सिंथेटिक रबर वगैरह, ये सब आपके हैंडमेड है, तो ये दे आर ऑल सिंथेटिक पॉलीमर्स, ठीक है। नेक्स्ट जो इन्होंने सर क्लासिफिकेशन डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत ज्यादा। मेरे को सृष्टि जैन का माइक खोला। सृष्टि जरा देखना बेटे क्या अपना उधर से ठीक कर लो। हाँ जी, अब जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में क्या है कि कुछ पॉलीमर्स लीनियर होते हैं, सीधी सीधी चेन होती है, लीनियर क्रॉस लिंक, कुछ में ब्रांचिंग ब्रांच, होती है, ठीक है। तो जो कोई क्रॉस लीनियर वाले होते हैं वो उनके ज़्यादा हम कंप्रेस करके पास पास ला सकते हैं, तो उनके अंदर हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन जाती है। और जो जिनमें थोड़ी थोड़ी ब्रांचिंग होती है उनके केस में जब बहुत पास नहीं आ पाते हैं तो उनमें लो डेंसिटी पॉलीथीन बनती है। लो डेंसिटी, यस और सर। जो क्रॉस लिंकिंग वाले होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग होती है, बहुत ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग होती है, बैकलाइट, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनको बैक्टीरिया को बायोडिग्रेड करने के लिए अंदर जाने की जगह ही नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग है। ये जो क्रॉस लिंक नेटवर्क पॉलीमर्स हैं, these are usually formed from bifunctional and trifunctional monomers and contain strong covalent bonds between various linear polymer chains, ठीक है। बैकेलाइट है, मेलामीन है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड है, तो इनके आपको सबको एग्जाम्पल याद रखने पड़ेंगे। जो हमने अभी बताया आपको कि जो लीनियर वाले पॉलीमर्स हैं, these polymers contain linear chains having no branches, high density polythene, PVC, nylon, polyester. Because of their close packing of polymer chains, they have high melting points, high densities and high tensile strength. High tensile strength का मतलब क्या है? ज्यादा सर स्ट्रॉन्ग मतलब ज्यादा वेट मतलब डाल सकते हैं एक पर्टिकुलर फाइबर पे। ज़्यादा वेट पड़ने के बाद भी वो टूटेगा नहीं जल्दी से, स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है इनकी, ठीक है। जो ब्रांच पॉलीमर्स हैं, दीज आर पॉलीमर्स कंटेनिंग लीनियर चेन्स हैविंग सम ब्रांचेस, और उसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन, ग्लाइकोजन, स्टार्च एक्सेट्रा। हाँ जी, सर ये लीनियर का क्या एग्जांपल है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पीवीसी पीवीसी पीवीसी, ये दिया तो है हमने कितने सारे, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, ये सब है। आप समझिए इस चैप्टर में आपको रटना पड़ेगा नाम, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आप देखेंगे तो इन्होंने पीछे पूछ रखा है कि इसका मोनोमर बताओ, उसका मोनोमर बताओ, इसके यूज़ बताओ, या ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है, तो ये बातें जो हैं आपको आनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। ओके सर, कोशिश करेंगे रटने की। अब क्लासिफिकेशन क्या है बेस्ड अपॉन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन जो है वो दो तरह से हो सकता है। कौन कौन सी तरीके से पॉलीमराइजेशन? एडिशनल, हर्ष क्या बता रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन। हर्ष ने क्या बताया? एडिशन एंड कंडेंसेशन। क्या होता है दोनों में? सर एडिशन में कुछ ना कुछ बाहर, क्या कहते, एडिशन में कुछ ना कुछ सर बाहर नहीं निकलता, और लेकिन कम वो जो होते हैं दूसरे वाले, कंडेंसेशन में कुछ ना कुछ बाहर निकलता है। सर वाटर बाहर निकलता है कंडेंसेशन में, वाटर, एडिशन में CO2, नहीं ये सब निकलता। कुछ। यस सर। खुशी को बताना है कि खाली वाटर ही निकल सकता है, कुछ और नहीं निकल सकता। सर और भी चीजें निकलती। सर और भी स्मॉल कॉम्प्लेक्स वाटर ही निकलता है। बाय प्रोडक्ट्स और भी सर चीजें निकल सकती हैं। अल्कोहल, हाइड्रोजन क्लोराइड।
यस, और भी चीजें निकल सकती हैं। कॉर्नर पे जो चीजें लगी हैं, जब एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, इसके अंदर बेसिक डिफरेंस आपको क्या ध्यान रखना है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड खुलेंगे तो वो आपस में मोनोमर्स जुड़ जाते हैं। जैसे पॉलीइथीन है, उसमें मोनोमर क्या है, इथीन है, तो उसके अंदर डबल बॉन्ड खुल जाएगा और जुड़ जाएंगे, तो उसमें कुछ निकलता नहीं है, उसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड टूटते हैं और वो जुड़ जाते हैं, तो ये एडिशन पॉलीमर होते हैं। और जो कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं उनमें अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप्स लगे होते हैं तो किसी का H और OH निकल गया, किसी का H और Cl निकल गया, तो डिस्टर्बेंस आ रही है। तो किसी का अमोनिया, किसी एक तरफ से H2 हट गया, एक तरफ से Na हट गया, तो ये अलग अलग चीजें, देखो भाई किसके में डिस्टर्बेंस है, अलग अलग चीजें निकलती हैं, तो उसकी वजह से जो पॉलीमर बनता है उसको कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, तो एडिशन पॉलीमर्स, दीज आर फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स possessing double or triple bonds. Example, the formation of polyethene from ethene and polypropene from propene. ethene को जब हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को जोड़ा, डबल बॉन्ड खोल के सिंगल हो गया और ये बन गया पॉलीथीन। और क्योंकि बार बार एक ही चीज जुड़ रही है तो इसको हम होमोपॉलीमर भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो जैसे ब्यूटाडाइन है, तो ब्यूटाडाइन और स्टायरीन अगर जुड़ेंगे तो यहाँ भी देखिए एडिशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, क्योंकि ब्यूटाडाइन का एक डबल बॉन्ड खुल जाएगा और स्टायरीन में जो CH-CH2 के बीच में डबल बॉन्ड है वो खुल जाएगा, तो जो बनेगा उसको हम ब्यूना एस कहते हैं। ब्यूटाडाइन एंड स्टायरीन को मिला के ब्यूना एस में नाम में ही है, BU का ब्यूटाडाइन हो गया और S जो है स्टायरीन है। ठीक है, तो इसको स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी कहते हैं। तो मोनोमर क्या हो गया, ब्यूटाडाइन हो गया और स्टायरीन हो गया। ठीक है, अब जो कंडेंसेशन, हाँ बोलिए सर, दो से ज्यादा मोनोमर्स भी हो सकते हैं ना कोपॉलीमर में एक? हाँ हो सकते हैं। अब जो कंडेंसेशन पॉलीमर है, these polymers are formed by repeated condensation reaction between two bifunctional या trifunctional monomer units, usually with the elimination of small molecules like water, alcohol, ammonia, CO2, HCl etc. तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उसमें से हट जाते हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो जैसे नायलॉन 6,6 में आपने देखा एक तरफ का NH2 में से H हट गया और एसिड का OH हट गया, तो नायलॉन 6,6 बन गया। ठीक है, तो ये क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है, वो एडिशन पॉलीमर थे। ठीक है, अभी तक जो कुछ हुआ उस पर किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनमें जो है सब में आपको मोनोमर और पॉलीमर का खेल है, और कहीं कहीं आपसे जैसे डिफरेंस पूछते हैं, जैसे अगर होमोपॉलीमर को पॉलीमर में या एडिशन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में डिफरेंस क्या है, तो ये सब क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। सर ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर की तरह है क्या? क्या चीज, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से की तरह है क्या ये? बिल्कुल जैसे सर उसमें भी रिएक्शंस बनाने थे। हाइड्रोकार्बन से अलग चीज है। हाइड्रोकार्बन नहीं सर, मैं रिलेट नहीं कर रही सर, मैं बस पूछ रही थी कि इसी से है ना। हाइड्रोकार्बन अलग चीज है भाई, हाइड्रोकार्बन से तो इथेन, इथीन है, इथाइन, सारी चीजें जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गए, यहाँ तो केवल एडिशन हो रहा है या मतलब है पॉलीमराइजेशन हो रहा है बस। अब इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में जो हैं पॉलीमर्स के, उसके बेसिस पे किया है, तो कौन कौन से इसके अंदर वो होंगे क्लासिफिकेशन? एक तो इलास्टोमर हो गया, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक, फाइबर्स हो गया, थर्मोप्लास्टिक हो गया, थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हो गया। 4 हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जो बात समझिएगा, जो हम ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है, तो कर रहे हैं हम क्लासिफिकेशन करने के लिए। सलोनी क्या कह रही थी? सलोनी ने क्या बोला? सर नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला अभी। अच्छा,
दिव्या बोल रही होगी, दिव्या बताए क्या कह रही है। सर इन्हें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की मतलब बेसिस पे कैटेगराइज बेस पे अरेंज करने कौन के लिए। हाईएस्ट है कौन लोवेस्ट है सर। हाँ जी, मन क्या कह रहा था। सर इनकी स्टडी में हेल्प करता है, क्लासिफिकेशन करके स्टडी में भी हेल्प करता है। केमिकल रिएक्शंस भी कर सकते हो न्यू पॉलीमर्स के सिंथेसिस के लिए। हाँ, क्योंकि अलग अलग सिस्टमैटिक और इजी स्टडी हो सकती है। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ पे जो हम जो अब बात कर रहे हैं, हमने जो बात कही कि जो क्लासिफिकेशन ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यहाँ पे हम इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हमने 4 बता दिया आपको, इलास्टोमर्स, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, या पॉलीमर्स भी कहते हैं। अब इनमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है। फाइबर्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग में फाइबर्स। और सबसे कम किसमें, सबसे कम किसमें। इलास्टोमर्स में। तो इलास्टोमर्स का एग्जांपल ज्यादातर किसके होंगे। सर ब्यूना एस, नियोप्रीन। यस, देखिए सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइबर्स में होगा और सबसे कम होगा इलास्टोमर्स में। इलास्टोमर्स सारे रबर्स की तरह हैं। ठीक है, और जो फाइबर्स हैं जो उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और जो आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स हैं, इन दोनों के बीच में है। फाइबर्स और फैब्रिक्स के बीच में इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपके फैब्रिक्स में है और सबसे कम जो होगा इलास्टोमर्स में है। और जो इलास्टोमर्स हैं वो ज़्यादातर रबर्स हैं। फैब्रिक्स में जैसे कॉटन के जो आप फाइबर बनाते हो, उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, और जो आपके थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, उनमें बाद में ब्रांचिंग बहुत बढ़ जाती है। जब हम एक बार उनको हीट कर देते हैं और वो जब सेट हो जाते हैं, तो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स जो है तब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो इलास्टोमर्स के बारे में ये कह रहा है, दीज आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज। इनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर वेरी वीक। ठीक है, एग्जांपल है ब्यूना एस, ब्यूना एन, नियोप्रीन, ये सब रबर्स हैं और ये तीनों जो है सिंथेटिक रबर्स हैं। फाइबर्स में पॉलीमर्स इन विच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट, इन देम स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग आर प्रेजेंट। तो थर्ड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं, इनमें हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, एंड एग्जांपल्स में पॉलीमाइड्स लाइक नायलॉन 6, पॉलिएस्टर, टेरिलीन वगैरह सब इसी में आ जाएंगे। जो कपड़े पहनते हैं हम, तो वो सब इसी में फाइबर्स में आ जाते हैं, फाइबर्स से ही बनते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में कोई डिफरेंस बताएं। सर थर्मोप्लास्टिक की हम शेप चेंज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट और कोल्ड कंडीशंस, और थर्मोसेटिंग को हम नहीं चेंज कर सकते उनकी शेप। सर थर्मोप्लास्टिक की जो है वो स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन होती है, लेकिन उनकी क्लोज लिंक्ड होती है और हैवीली होती है थर्मोसेटिंग की। ठीक है, और बताएं। सर जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है सर, उसके अंदर अगर हमने एक बार उसे हीट करके मोल्ड कर दिया तो हम उसे दोबारा उसे रीमोल्ड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत रीयूज नहीं की तरह होता है। और जो थर्मोप्लास्टिक होता है सर, उसको हम बार बार गर्म करके उसे रीमोल्ड कर सकते हैं। अच्छा सर, तो नॉर्मल जो प्लास्टिक हम यूज करते हैं वो थर्मो वाली होती है, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग आर नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। भरत लिख रहा है। चलो और लोगों को भी बोलने दो भाई, तुम लोग अविकल्प को बताना है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में डिफरेंस आपको कुछ आइडिया है? नहीं सर, अविकल्प को बताना है। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में क्या कोई डिफरेंस आपके नज़र में है?
सर उनके लिंकेज का डिफरेंस है, एक में स्ट्रॉन्ग लिंकेज है और दूसरे वाले में वीक लिंकेज है, जिसकी वजह से रिमोल्डिंग पॉसिबल होती है। अच्छा चलो, अब दिशा को बताना है, कुछ आइडिया है दिशा को? दिशा को इसका कुछ आइडिया है? भाविक? सर थर्मोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो दोबारा मेल्ट किए जा सकते हैं और थर्मो सेटिंग तो एक बार सॉलिड हो गए तो वो परमानेंटली सॉलिड होते हैं। चलो ठीक है। अवनी कुछ कहना चाह रही है? मुस्कान, दे कैन बी नॉट बी यूज्ड, दे कैन नॉट बी यूज्ड। अवनी क्या कह रही है? अवनी कुछ कहना चाह रही है? नो सर। हाँ, मन क्या कह रहा है? सर मेरे को एक डाउट था। पूछो। सर जैसे हम घर में मेनली तो थर्मोप्लास्टिक्स वाली यूज करते हैं, मतलब पॉलीमर्स। हर तरह के यूज करते हैं, जो आपके हाँ, स्विचेस हैं तो बैकलाइट। थर्मोसेटिंग है। अभी हम लोग जब बात सर करेंगे चारों की तब आपको समझ में आएगा, सारे ही हम यूज कर रहे हैं, हर टाइप के यूज कर रहे हैं। बहुत से बच्चे, दिवेश नहीं बोल रहा है, क्या चक्कर है? हैं? बहुत से बच्चे आंसर नहीं दे रहे हैं आज। लक्ष्य नहीं बोल रहा है, और कृष्णा का कोई जवाब नहीं आया है। कुणाल, पीयूष रंजन, प्रीति, पलक, निखिल, राहुल, प्रियांशी, संजना, सैमा, रूबी, शीतल, श्वेता, दृष्टि तो अभी खैर आज ही की क्लास में अंतर ही है। यश गुप्ता आया ही नहीं है, लग रहा है क्लास में है। यश तो बोल ही नहीं रहा है। विशाल, शिवांश, वंश, उज्जवल, सूरज, आप लोग भी जब हुआ करे तो आप बोल दिया करो सर मैं भी आंसर करना चाह रहा हूँ। कुछ बच्चे बीच बीच में बोलते रहते हैं, बट आप जब नाम लेके बोल दोगे सर मैं शिवांश बताना चाह रहा हूँ, तो फिर आपसे ही मैं पूछ लूँगा, ठीक है ना? आप भी इंटरेक्ट करिए। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन को फिर से वापस, हमने जो कुछ किया है उसको फिर से देखते हैं। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इलास्टोमर्स का मैंने बता दिया कि रबर वगैरह में होता है। फाइबर्स में बता दिया कि जिनसे हम कपड़े बनाते हैं फाइबर से, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेंथ में मतलब है कि अगर उसके ऊपर कोई वजन लटकाया जाए तो वो उसको ज़्यादा वजन को सह सकते हैं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स, जो कई बच्चों ने बताया कि थर्मोप्लास्टिक वाले को अगर हीट करोगे तो वो सॉफ्ट हो जाएगा और बाद में ठंडा होने पे हार्ड हो जाता है। किसी का फोन है जरा। हेलो, हाँ नमस्ते जी। विकास, मैं क्लास ले रहा हूँ, 2 मिनट आप 6 बजे फ्री हो जाता हूँ ना, 6:10 पे आप मिला दो, है ना? क्लास के बीच में ही। हाँ ओके ओके, कोई बात नहीं। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स में ये लीनियर या स्लाइटली ब्रांच होते हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन हीटिंग। जैसे पॉलीथीन है, इसको गर्म कर दोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी, और सॉफ्ट करके शेप दे दो तो वैसी ही रह जाएगी। जब हार्ड हो जाएगी, जब ठंडी हो जाएगी तो हार्ड हो जाएगी। तो इसको बार बार हम सॉफ्ट और हार्ड कर सकते हैं। जब हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगी और बाद में ठंडे होने पे हार्ड हो जाती है। These polymers possess intermolecular forces of attraction intermediate between elastomers and fibers. इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलास्टोमर्स और फाइबर्स के बीच का है। इलास्टोमर्स से ज़्यादा है, फाइबर्स से कम है। एग्जाम्पल में पॉलीथीन है, पॉलीस्टायरीन है, पीवीसी है। तो ये एग्जाम्पल्स आपको मालूम होने चाहिए, रखने पड़ेंगे ये, ठीक है? और जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, these are cross-linked or heavily branched molecules which on heating undergo extensive cross-linking to form a hard infusible mass। मतलब है कि इतने हार्ड हो जाते हैं कि आप हीट करेंगे तो ये जल जाएंगे, बट पिघलेंगे नहीं। इनफ्यूजिबल मतलब है मेल्ट नहीं होंगे। तो इनको बार बार हम शेप नहीं दे सकते, बार बार इनको रीयूज नहीं कर सकते थर्मोसेटिंग पे। एक बार ये सेट हो गए तो सेट, ठीक है? तो जो हम लोग स्विचेस यूज करते हैं और हैंडल्स जो होते हैं हमारे प्रेशर कुकर वगैरह के, गर्म बर्तन जिनमें हैंडल्स लगे रहते हैं, तो वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स का होता है, ताकि वो पिघले ना। टेम्परेचर कितना ही हाई हो वो पिघलेंगे नहीं। तो दे कैनॉट बी रीमेल्टेड एंड रीयूज। एग्जाम्पल में बेकेलाइट है, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन है, मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड है।
तो ये जो स्विचेस हैं, बिजली के जो इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ बेकेलाइट, ठीक है। और यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन और मेलामीन फॉर्मल्डिहाइड से हम अनब्रेकेबल क्रॉकरी बनाते हैं। जो क्रॉकरी अनब्रेकेबल होती है वो इनकी बनती है, ठीक है जी। ओके जी। यस सर। यस सर। हाँ, ओके सर। अब जो कुछ मैंने इसमें चारों का बता दिया, इस पे किसी को कोई डाउट है तो बताएं। हाँ जी। सर मेरे को एक डाउट है इसमें। हाँ पूछिए। सर जो आपने भी बताया था एडिशन पॉलीमर्स में, तो एनसीईआरटी में एडिशन पॉलीमर्स के अंडर ही को और होमो पॉलीमर दे रखे हैं, तो क्या वो उसी के पार्ट है? नहीं नहीं, कंडेंसेशन में भी अगर एक ही बार वो कर रहा है तो उसको हम एक्चुअली में क्या होता है, होमो का मतलब ये है कि एक जैसे, तो अगर सेम पॉलीमर बार बार यूज हो रहा है तो होमो पॉलीमर है। दो अलग अलग हैं, चाहे वो कंडेंसेशन हो चाहे एडिशन हो, अलग अलग होंगे तो को पॉलीमर कहलाएंगे, ठीक है जी। ओके सर। सर आप सर हाँ जी। सर आपने थर्मोसेटिंग में बताया कि ये दोबारा से रीमोल्ड नहीं हो सकते, हाँ लेकिन चाहे हम इनको कितना भी हीट कर लें तो सर सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इन्हीं का होगा, फिर फाइबर से भी ज्यादा। वो जब होगा जब वो एक बार हमने सेट कर दिया, इसके पहले नहीं था। जब ये बात समझिएगा, जब तक आप ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, जो पॉलीमर शुरू से हैं, बट जब इनको हीट कर देते हैं तब ये फ्यूज करके बहुत सारी इंटरलिंकिंग कर लेते हैं, क्रॉस लिंकिंग कर लेते हैं। क्रॉस लिंकिंग करने के बाद इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन हो जाते हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि जब तक इनको हमने स्ट्रांगली हीट नहीं कर रहे हैं तब तक इनके अंदर बहुत स्ट्रांग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। ओके जी, चलें आगे बढ़ें। ओके सर। ब्रिटल होते हैं नेचर में। इनको इनके जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हीट करने से जल जाएगा, बट वो फोर्सेज टूटते नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रॉस इंटरलिंकिंग हो जाती है। सर ये ब्रिटल होते हैं क्या? नहीं, ब्रिटल नहीं होते। हाँ जी, और कौन बोल रहा है? सर जो रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल पॉलीथीन होती है, दोनों थर्मोप्लास्टिक की एग्जांपल हैं। नॉन साइक्लेबल एंड साइक्लेबल पॉलीथीन। देखिए साइक्लेबल, देखिए पॉलीथीन ज़्यादातर साइक्लेबल ही होगी क्योंकि उसको हम बार बार हीट करके बार बार उसको रिमोल्ड कर सकते हैं, उसको अलग साइज शेप दे सकते हैं, तो पॉलीथीन तो साइक्लेबल ही होगी। बट आपका ये जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स हैं, अगर बहुत टेम्परेचर हाई दे दिया, ठीक है, तो ये जल से जाएंगे, फिर मतलब उनको हम रिसाइकिल नहीं कर पाते। वो एक बार ख़राब, जैसे आपकी मान लीजिए नॉन अनब्रेकेबल क्रॉकरी है, वो टूट गई, अब उसको हीट करके हम मेल्ट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा, नॉन साइक्लेबल होगा, ठीक है। जो जो इजीली हीट करके चेंज हो जाता है और उसको बार बार हम रीमोल्ड कर सकते हैं तो वो साइक्लेबल है, और जिनको हम बार बार चेंज ही नहीं कर पा रहे हैं हीट करके तो वो नॉन साइक्लेबल हो जाएंगे। ओके जी। यस सर। अभी भी किसी को डाउट है जो कुछ हमने किया है? सबको क्लियर है? अभी इसके जो हमने सर हाँ सर पॉलीमर्स फायर कैचिंग क्यों होते हैं? हाँ जी, कोई बता सकता है पॉलीमर्स फायर कैचिंग क्यों होते हैं? बन किस चीज से रहे? कार्बन और ऑक्सीजन से। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से। पॉलीमर्स किससे बन रहे? ज्यादातर कार्बन हाइड्रोकार्बन से बन रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन तो जलने वाले होते ही। अच्छा, बात समझिएगा। हाँ, बट उनको जब हम बहुत हार्ड कर देते हैं हीट करके, या बहुत उनको जैसे थर्मोसेटिंग वाले में बहुत हार्ड हो गए, सेटिंग हो गई, तो जल्दी से नहीं जलते, पर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर दे के जलाएंगे तो जल जाएंगे, इग्निशन टेम्परेचर दे के जलाएंगे तो जल जाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब जैसे प्रेशर कुकर का हैंडल है, उस पर तो बहुत टेम्परेचर हाई है, पानी अगर बहुत प्रेशर कुकर में 120 पे है तो कम से कम वहाँ 100 डिग्री का तो टेम्परेचर है ही है, तो उस पर भी वो पिघल नहीं रहा है, ठीक है ना। बट ये सब बने हैं कार्बन के कंपाउंड से ही, तो सब एक्चुअली जितना भी पॉलीमर बन रहा है वो पेट्रोलियम से ही बन रहा है, पेट्रोलियम के ही कुछ पार्ट से हम बना रहे हैं, जितने प्लास्टिक वगैरह की चीज़ें, तो वो सब है तो कार्बन में, हाइड्रोकार्बन से ही है, तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है, ठीक है जी। सर हाइड्रोकार्बन के अलावा नहीं बना सकते? हाइड्रोकार्बन के अलावा कैसे बनाओगे बताओ?
जो पेट्रोलियम से ये जो प्रोडक्ट्स जितने हैं पेट्रोलियम के ही हैं, जितने भी प्लास्टिक्स और पॉलीमर्स बन रहे हैं दे आर प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के ही उससे बना रहे हैं चीज़ों से, तो सब में हाइड्रोकार्बन पार्ट आ गया, तो इसलिए दे आर हाईली इन्फ्लेमेबल ऑल्सो। जो मतलब है सिंपल वाले हैं वो जल्दी आग पकड़ लेते हैं, जो बहुत टाइट है या हार्ड कर दिए तो वो आग देर में पकड़ेंगे। अगर हम इग्निशन टेम्परेचर देख के करना चाहेंगे तो जला भी सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, ओके सर। तो आज यहीं तक रखा जाए, किसी को और कोई डाउट है कोई बात है तो बताएं। ठीक है सर जो आज आपने पेजेस करवाए हैं सर वो भेज देना आज ही। हाँ भेज दूंगा मैं, सर जल्दी भेज देना। चलो वो भेज दूंगा मैं। ठीक है जी, ओके। और जो 16 चैप्टर के मैंने वो जो असाइनमेंट भेजा है उसको आप लोग कर लीजिएगा ठीक से, प्रॉपर मैनर ओके में। सर। उसके सारे क्वेश्चन यस आंसर सर। आने चाहिए आपको। ओके, हाँ जी। अब किसी गुड को इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी, वेलकम। अभी किसी को और कोई डाउट या कुछ कहना है तो बता दें। गुड ठीक है, इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एनसीईआरटी बात पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी करिए, और आपके पास कोई रिफ्रेशर और है तो उसके भी क्वेश्चंस करिए। ठीक है, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। टेस्ट के मार्क्स मैंने भेज दिए थे, उस पर आपके ईमेल पे भेज दिए थे। ठीक है, ईमेल पे ही भेज दिए थे। ओके, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर। हाँ वेलकम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मौली कुछ नहीं बोलती आजकल, क्या बात है मौली? चली गई है मौली? मौली रिस्पांस नहीं देती क्लास में। चलो, सर चली गई। हाँ चली गई लग रहा है। राहुल जी क्या हाल है आपके? सर वापस आ गई। राहुल कोलंबिया क्या हाल है? मौली की कुछ पढ़ाई वढ़ाई हो रही है? मेरी हो रही है सर। हो रही है राहुल की? क्या क्या चल रहा है स्कूल में चैप्टर? पता नहीं, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स खत्म हुआ था आज, पता नहीं कौन सा शुरू हुआ है। क्यों क्लास अटेंड नहीं कर रहा है? एक दो दिन से नहीं कर रहा। अरे भैया अटेंड करते रहो, कुछ तो आएगा, कुछ तो समझ में आएगा। समझ ही नहीं आता सर, कुछ क्या फायदा। वो तो यार वही चक्कर है, क्या करें स्कूल का तो। बट अपने लेवल से एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो करिए। हाँ, और जो जो मैं बातें बता रहा हूँ वो याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि चक्कर क्या है कि इसके अंदर जो एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन हैं उनसे आइडिया लग जाएगा किस पैटर्न के क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं। मेनली मोनोमर्स पूछे जाएंगे, यूजेस पूछे जाएंगे, डिफरेंशिएशन पूछ लेंगे, जैसे होमो पॉलीमर, को पॉलीमर, एडिशन, कंडेंसेशन, या प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मो पॉलीमर्स में क्या डिफरेंस है। इस तरह के छोटी छोटी बातें जो हैं जो वो आनी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बहुत मतलब है जो रटने वाली चीज़ें वो मोनोमर्स की हैं। ठीक है, तो किस पैटर्न के क्वेश्चन जो पूछे वो सब एनसीईआरटी के पैटर्न के ही हैं, और वैसे प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखोगे तो और आपको दिख जाएंगे क्या पैटर्न है। ठीक है, तो हम लोग वो तो डिस्कस करेंगे बाद में। सर ये चैप्टर हाँ, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा? नेक्स्ट क्लास में ज़्यादातर तो मोनोमर्स करवाने हैं तो वो हो जाएंगे ज़्यादातर, बट अभी अभी इसके अंदर जो है ना डिफरेंशिएशन, जो अलग अलग के सोर्सेस क्लासिफिकेशन है, वो खत्म होने के बाद बहुत सारे के मोनोमर्स हैं, तो ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं है ये चैप्टर। अभी रबर वगैरह बचे हैं, रबर वगैरह के अलग अलग मोनोमर्स हैं, तो वो है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जल्दी हो जाएगा। इसमें जो नोट्स हैं मेरे करीब 16-17 पेजेस के हैं, तो 6 पेजेस तो आज करा ही दिए हैं, तो हो जाना चाहिए काफ़ी कुछ। बट एक क्लास और लगेगी इसके क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एनसीईआरटी के बच्चे अपने आप कर नहीं रहे। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगी उस पर, 3 क्लास मान के ओके चलो। सर। हाँ हाँ, ठीक है,
ओके। ऑर्गेनिक वृत्तांत ऑर्गेनिक के वो क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हो ना? हाँ सर ऑर्गेनिक तो कर रहा हूँ, हाँ वो ऑर्गेनिक स्कूल के, में भी हो गई था। हाँ उसके क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के करते रहना। कोई डाउट हो तो अलग से भी पूछ ले सकते हो, है ना? ओके और सर। हाँ, जोर जो है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पे ही दो, अंदर के और पीछे पे कन्वर्जन वगैरह भी वही वहीं से आती हैं ज़्यादातर। अगर वो क्लियर हो जाए तो फिर और टॉपिक्स करने में आसानी रहती है। चलो ठीक है। शिवांश के क्या हाल है भाई? शिवांश, यस सर। हाँ स्कूल में क्या चल रहा है? सर स्कूल में तो लास्ट टाइम वो चल रहा था हमारा ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक की क्लासेस जो मैं करा रहा हूँ वो समझ में आती है? हाँ सर, जो थोड़ी बहुत नहीं आती वो मैं खुद पढ़ लेता हूँ घर पे। हाँ एनसीईआरटी से देखो मैं करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के रिएक्शंस याद करने हैं। हाँ सर, मैं भी अभी हम एनसीईआरटी से ही पढ़ता हूँ। अभी एनसीईआरटी के जो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिक का फर्स्ट था उसके हमने कन्वर्जन्स नहीं किए हैं, मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि सेकंड चैप्टर जब अभी खत्म ही होने वाला है, उसमें जब ईथर्स खत्म हो जाएंगे ना तो फिर कन्वर्जन्स इसके और इसके एक साथ कर लेंगे, क्योंकि सेकंड चैप्टर में तो कन्वर्जन ज़्यादा नहीं है, फर्स्ट चैप्टर में 20-22 कन्वर्जन्स एक साथ हैं, तो उनको हाँ जब सर, करेंगे फर्स्ट चैप्टर में ज्यादा है। हाँ तो वो कन्वर्जन्स आपको आगे भी हेल्प करेंगे। हाँ जी। ओके सर। और दिव्या तो ठीक है पार्टिसिपेट कर रही है, मौली नहीं कर रही है पार्टिसिपेट। मौली के स्कूल में क्या चल रहा है? मौली को आवाज आ रही है? नहीं आ रही है, आवाज ही नहीं जा रही इसके पास, है जी। मौली को आवाज नहीं जा रही। उज्जवल, उज्जवल के स्कूल में क्या चल रहा है? हाँ जी, उज्जवल के स्कूल में हाँ म्यूट कर रखा है इसने, लग रहा है उसको आवाज ही नहीं सर जा अभी रही। तो छुट्टियां हैं। क्या क्या करा दिया है स्कूल में? सर 5 चैप्टर हो गए। कौन कौन से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स और हाइड्रोकार्बन वो सर दूसरा मतलब है वो जो पहला है एल्केन्स वाला, हेलो एल्केन्स, कर दिया। वो एमिट हो जाता है अपने आप बच्चा, पता नहीं बार बार एमिट होते हैं, बार बार एग्जिट होते हैं, इन हो जाते हैं। दिव्या का ठीक चल रही पढ़ाई वढ़ाई? चलो ठीक है फिर ओवर करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ आता है वो, ये कैसे आ रहा है लिखा हुआ? ये हम बोलते हैं तो कुछ लिखा हुआ आ जाता है यहाँ पे, कोई बच्चा बोलता है तो वो भी लिखा आ जाता है। चलो ठीक है। रिकॉर्डिंग हो गई। ये रिकॉर्डिंग को एग्जिट क्यों नहीं हो रहा है सार्थक? तो क्लिक कर रहे हैं तो अच्छा वहां पे जाना पड़ेगा नीचे ही, यहाँ से क्लिक करने पे नहीं हो रहा है स्टॉप रिकॉर्डिंग।